राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की लेक्चर्स को कवर कर रहे थे, जिसमें हमने कल वाले लेक्चर में ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है, उसके ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसको हमने अलग अलग देखा था। और हमने लास्ट में पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी कंट्रोल, मतलब रेस्पिरेशन जो आपका हो रहा है ब्रेन में, उसका कंट्रोल सेंटर कैसे है, कौन एक इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, कौन उसको रोकने का काम कर रहा है, मेडुला वाले रीजन में जो चीज़ें हो रही वीआरजी और डीआरजी, उनको कौन सा सेंटर कंट्रोल कर रहा है, पॉजिटिव फीडबैक कौन दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक कौन दे रहा है, सारी चीज़ें हमने इस डायग्राम से समझी थी। आज उसी के आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है। पहला पार्ट में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ लंग, ट्रैकिया एंड लंग पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने आधी चीज़ें पढ़ी, और आज के लेक्चर में हम वो आगे का पार्ट पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्ट ब्रीदिंग रेट। जैसे आप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कुछ फैक्टर इंटरनल यानी कि आपकी बॉडी में होते हैं, और दूसरे होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर मैं इंटरनल फैक्टर की बात करूं और इन्वायरमेंटल फैक्टर, उनसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, और डेली वीडियोस की अगर आपको अपडेट चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे 8 PM डेली आपको एक वीडियो मिल जाती है, या तो वो सेकेंड सेमेस्टर की होगी, फोर्थ सेमेस्टर की होगी, या सिक्स सेमेस्टर की होगी। तो वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और आपको कुछ पूछना है या अपडेट के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ आपको, वो दोनों जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी की बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की, क्योंकि एग्जाम्स मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी के अप्रैल में होने वाले हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। ये आपकी 6 यूनिट चल रही है। अगर ये आज अगर ये खत्म हो जाता है तो पूरी 6 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी 3 यूनिट्स बचेंगी, और उसको भी मैं जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करूंगी। अब मैं इंटरनल फैक्टर की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ CO2, ठीक है। अगर CO2 लेवल ब्लड में क्या हो, इंक्रीज हो जाए, तो भी वो आपके ब्रीदिंग को क्या करता है, आपके रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज अगर हो जाती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड जो कि वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, और जो TB, ये जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हैं, उनसे अगर रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं तो भी आपका ब्रीदिंग अफेक्ट होता है। अमाउंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी भी ब्रीदिंग को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो मसल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि ज़्यादा अमाउंट में गैस का एक्सचेंज हो सके, गैस का एक्सचेंज इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सेलुलर एक्टिविटी भी आपकी रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करती है। आप जब एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद क्या आपकी सांसें तेज तेज चलने लगती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल की बात करें अगर, तो एट हायर एल्टीट्यूड, जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, द एयर इज थिनर एंड कंटेन लेस O2, ऊपर जब आप जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है, तो ब्रीदिंग रेट इन क्या होती है आपकी, ब्रीदिंग रेट, देयरफॉर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, जिसकी वजह से ब्रीदिंग रेट क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इमोशंस आपके ब्रीदिंग रेट को इफेक्ट करते हैं, डस्ट, पॉलन, इनकी वजह से एलर्जी हो जाता है, एलर्जी होगा तो नेजल कंजेशन वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट होती है। स्मोक की बात करें, कार्बन कैन नॉट बी फिल्टर, इस पर कार्बन फिल्टर नहीं होता है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल केमिकल, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करता है, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी इसकी होती है, ठीक है। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आए, CO2 की जगह, तो ये जल्दी बाइंड कर लेगा। इसी वजह से कभी क्या होता है कि अगर धुएं वाले कमरे में आपको सुला के बंद कर दिया जाए तो आपकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा फैल जाएगा, वहाँ पे अनफिल्टर्ड CO2 रहता है। मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया, ये इन्फ्लामेशन काज कर देते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। अब आगे हम अगर मूव करें तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या पल्मोनरी, इसको वॉल्यूम कहते हैं। आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन को ही पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक, सॉरी, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जिसे कि हम पल्मोनरी वॉल्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहते हैं इसको, ठीक।
साइड में आप लिख लेंगे ताकि भूले ना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है? फिजिकल कैपेसिटी ऑफ लंग इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पायरोमीटर। ठीक है, तो लंग की जो फिजिकल आपकी कैपेसिटी है उसको हम किससे नापते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको कहते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर क्या करता है? ब्रीदिंग एस्टिमेट करके बताता है कि आपकी ब्रीदिंग रेट क्या है। जनरली क्या होती है, 12 ब्रीदिंग आप करते हैं, क्योंकि 0.5 सेकेंड अगर लग रहा है एक ब्रीद करने में, मतलब इंस्पायर और एक्सपायर करने में, इनहेल और एक्सेल करने में, तो 60 सेकेंड में आप कितना ब्रीद करते हैं? मतलब 1 मिनट में आप 12 टाइम। अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 60/5 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। मतलब एक बार में 1 मिनट में आप 12 बार ब्रीदिंग करते हैं। ठीक, और एक इसके स्पायरोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप माप रहे हैं, और ये जो ग्राफ आपको मिलता है, ये जो ग्राफ इस तरीके का मिलता है, ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपको स्पायरोग्राम पे। स्पायरोग्राम पे क्या करता है? ये ग्राफ मिलता है, तो इस चीज को भी आप एड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो इट इज अ मेजर एट द एयर विच इज ब्लोन आउट ऑफ द लंग्स। एयर टेकन इन और blown out is not measured by the spirometer। ठीक, क्या करता है? किसको मेजर करता है? मेजर द एयर विच इज ब्लोन आउट ऑफ द लंग। जो एयर लंग से बाहर निकाला जाता है उसको ये मेजर करता है। जो आप अंदर ले रहे हैं, एयर अंदर ले रहे हैं, ठीक है, बाहर जो बाहर नहीं जा पा रहा है उनको नहीं मेजर करता है। जो आप लंग से निकलता है आपका, उसको ये मेजर करने का काम करता है। जिसके कुछ नाम है, जैसे टीडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी जब इंस्पायर करें, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। फिर उसके बाद कुछ कैपेसिटीज होती हैं, उनको पढ़ेंगे। तो टीडल वॉल्यूम क्या होता है? जो अमाउंट, जो नॉर्मल ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, जो अमाउंट इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं, उस वॉल्यूम को हम कहते हैं टीडल वॉल्यूम। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछता है। जो नॉर्मली आप इंस्पायर और एक्सपायर करते वक्त एयर को अंदर कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, ये जो वॉल्यूम होता है, ये जो ब्रीदिंग का नॉर्मल ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं टीडल वॉल्यूम, जब इसको नापते हैं स्पायरोमीटर से। ठीक है, इट्स वैल्यू फॉर अ ह्यूमन इज अबाउट 500 ml, और ये जो है अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है कि 500 ml होता है। ठीक है, इसमें जो है में पूरा जो आप इंस्पायर करते हैं उसको, एयर को, वो पूरी तरीके से लंग तक नहीं पहुंचता है। पहुंचता कितना है? 350 ml, जिसको कि वेंटिलेशन वॉल्यूम कहते हैं। और इसमें से 150 ml क्या होता है? ये जो है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में पार्ट ले ही नहीं पाता है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 500 ml माना जाता है। देन आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? इट इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ओवर द टीडल वॉल्यूम बाई डीपेस्ट फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ठीक है, ये क्या है कि आपने टीडल वॉल्यूम जितना लिया, ठीक, उसके बाद आप जो फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था, फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। जो आप फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं उसको क्या कह रहे हैं? इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड ओवर टीडल वॉल्यूम। टीडल वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, जो आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये 2500 से 300 ml के अमाउंट में पाया जाता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में IRV कहते हैं। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर्ड ओवर टीडल वॉल्यूम। टीडल वॉल्यूम के ओवर जो आप एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली सांस को बाहर निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये 1000 से 1100 ml तक होता है। नाउ रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। रेजिडुअल का मतलब होता है, रेसिड्यू का मतलब ये होता है बचा हुआ। ठीक है, फोर्सफुल ब्रीदिंग आपने कर दी, फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया, सांस को जितना बाहर निकाल सकते थे उतना निकाल दिया, तो कुछ फिर भी उसके अलावा कुछ ना कुछ सांस लंग्स में क्या होती हैं? बची रह जाती हैं, और उस बची हुई एयर को हम क्या कहते हैं? लंग्स के अंदर वो बची हुई, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी बची हुई उस एयर को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है कैन नॉट एक्सहेल्ड आउट ऑफ लंग, इसको आप लंग से एक्सहेल बाहर नहीं निकाल सकते। इट इज वैल्यू अबाउट 1100 टू 1200 ml। ठीक है, इसकी वैल्यू 1100 टू 1200 वॉल्यूम होती है। ठीक है, ml होती है। यहाँ पे एक वो बताया गया है, चार्ट के थ्रू बताया गया है कि क्या है, ये चीजें डायग्राम के थ्रू दिखाई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि क्या बोला गया है कि जो मैक्सिमम आप जितना सांस ले सकते हैं, ठीक है, एक तो है जब नॉर्मल आप ले रहे हैं, ठीक है,
ये वाला क्या है, ये नॉर्मल है। जब आप नॉर्मली ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, ये नॉर्मल बताया गया है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कह रहे थे टीडल वॉल्यूम। ठीक है, टीडल वॉल्यूम के बाद जब आप मैक्सिमम सांस को जितना अंदर ले पा रहे थे, दिस इज, ये चार्ट अगर आप बना लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। उसे हम क्या करते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे थे। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना सांस ले पा रहे थे उसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे थे। ठीक, फिर मैक्सिमम आप जितना सांस बाहर निकाल पा रहे थे उसे हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहे थे। नॉर्मल जो हो गया उसे हम नॉर्मल वाले को क्या कह रहे थे, उसको हम टीडल वॉल्यूम कह रहे थे। और जितना मैक्सिमम आप ले रहे थे उसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितना आप मैक्सिमम बाहर निकाल पा रहे थे उसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इस जो टोटल लंग की कैपेसिटी और जितना बच गया, मान लीजिए ये आपका लंग है, ठीक है, ये आपका लंग है, ठीक है, उसमें से आपने मैक्सिमम अंदर लिया IRV, मैक्सिमम बाहर निकाला ERV, उसके बाद भी क्या हो जाता है, कुछ लंग्स में एयर बच जाती है, उसी को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, RV कहते हैं। ठीक है, और ये पूरी, ये पूरा चीज़ है, ये क्या कहलाता है, ये जो बचे हुए के बाद ये क्या कहलाता है, वाइटल कैपेसिटी। अभी कैपेसिटी में आप पढ़ेंगे। और ये पूरा क्या कहलाता है, आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। आपकी लंग की टोटल कैपेसिटी में आपका IRV, TV, ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम VC सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। अब हम थोड़ी सी कैपेसिटीज़ के बारे में, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली चीज़ आ जाएगी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आपकी सांस अंदर लेने की कितनी कैपेसिटी है, तो उसके अंदर आपका आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले आएगा टीडल वॉल्यूम, मतलब आपने नॉर्मल जितना सांस लिया, इतना सांस आपने नॉर्मल लिया, ठीक, और इतना सांस नॉर्मल छोड़ा, उसके बाद जितना आप फोर्सफुल्ली ले सकते हैं, फोर्सफुल्ली सांस अंदर ले सकते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या कहलाती है आपकी, ये आपकी इंस्पिरेटरी, आपके सांस लेने की कैपेसिटी कहलाती है। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर वन कैन इंस्पायर बाय मैक्सिमम डिस्टेंशन और एक्सपेंशन ऑफ द लंग। इट इंक्लूड्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टीडल वॉल्यूम, वो तो मैंने बताया ही। तो आपकी जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, आपने जितना नॉर्मल ब्रीदिंग की, टीडल वॉल्यूम को नॉर्मल ब्रीदिंग कह रहे थे, सांस लिया छोड़ा, उसके बाद जितना फोर्सफुल ब्रीदिंग किया वो क्या कहलाता है, आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है। और ये आपका था, अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो हमने जो IRV देखा था, IRV कितना देखा था, IRV हमने देखा था 2500 से 3000। ठीक है, और अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 500 ml हमने देखा था, तो 3000 हमने ले लिया IRV और 500 ml ले लिया, तो 3500 ml क्या होती है, हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये हो रहा है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है ERV, मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीडल वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने 1100 देखा था, 1000 से 1100 प्लस 500 ml टीडल वॉल्यूम था, तो हमारी 3500 ये कैपेसिटी हो जाएगी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मतलब जो बची हुई एयर है उसमें क्या कहेगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसके बराबर होता है, जो आपने एक्सपायर किया, एक्सपायर करने के बाद भी जो रेजिडुअल वॉल्यूम बच गया वो क्या था, आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर दैट नॉर्मली रिमेन इनसाइड लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मली आपने एक्सपायर कर दिया उसके बाद भी जो हवा बची रह गई वो क्या कहलाती है, आपकी एक्सपिरेटरी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और उसमें आता है आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, जो कि आपने जब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा था तो वो क्या था, 1100 ml, आपको ऊपर वाला पता है। और जो फंक्शनल वाला रेजिडुअल वॉल्यूम था वो 12 था, तो मिला के हमको कितना मिल जाता है, आपका 2300। ठीक है, फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो वाइटल कैपेसिटी में 3 चीजें आएंगी। वाइटल कैपेसिटी में आपका IRV आएगा, ERV आएगा और TV। ठीक है, ये दिस इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में नॉर्मली आपने कितना ब्रीथ किया, ठीक है, फोर्सफुल्ली कितना अंदर लिया सांस और फोर्सफुल्ली कितना बाहर निकाला, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। और अगर इसी में रेजिडुअल को जोड़ लिया जाए तो ये हो जाता है टोटल लंग कैपेसिटी और ये होता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ आपको समझना है इस चीज को, आगे बढ़ यही पढ़ना है। वाइटल कैपेसिटी में क्या आ जाती है आपकी, टोटल कितना आपने इंस्पायर किया, टोटल कितना फोर्सफुली बाहर निकाला और जो नॉर्मल ब्रीदिंग की, उसको तीनों को जोड़ के आपका आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। तो यहाँ पे 300 ml प्लस 1100 ml प्लस 500 ml, ये है आपकी वाइटल कैपेसिटी। अगर आपके टोटल लंग की कैपेसिटी की बात की जाए तो उसमें आपके इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम सारे आ जाते हैं, और इसमें आपके सारे के अमाउंट पहले से ही दे रखे हैं, ये कहलाता है वॉल्यूम कैपेसिटी। यहाँ पे एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम और दिखाया गया है उसको ऐड करके। ठीक है, ये है आपका टीडल वॉल्यूम, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, इस तरीके से आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है। ठीक है, फिर
यह आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे क्या है टोटल ये वाली कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। ये नीचे है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये पूरे आपके लंग हैं, लंग की कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये टोटल लंग की कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है कैपेसिटी। ठीक है, ये है आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये है आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और ये है वाइटल कैपेसिटी और ये है टोटल लंग कैपेसिटी। पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, लेक्चर्स आपके थोड़े लेंदी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको एक एक चीज समझ में आए, वरना मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा अगर वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, लंग में आपको पता चल गया कितनी लंग की कैपेसिटी है, कितना एयर आया। ठीक है, अब ये लंग आपको पता है कि आपकी अगर ये लंग है इस तरीके से, लंग्स में इस तरीके से छोटे छोटे सैक्स हैं। ठीक है, और इसी लंग के ऊपर इस तरीके से अगर मैं देखूं, इस तरीके से रेड बनाती हूँ, कैपिलरीज, ऐसे ऐसे कैपिलरीज पूरी चिपकी हुई हैं। ठीक है, कैपिलरीज जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये कैपिलरीज क्या करेंगी, इसके साथ क्या करेंगी, गैस का एक्सचेंज करेंगी। तो लंग की कैपेसिटी आपको पता चल गई कितना एयर आया। अब आप क्या करेंगे, गैस का एक्सचेंज देखेंगे। मान लीजिए ये आपका एल्वियोलर सैक है और ये है आपकी, कलर चेंज कर दें, ब्लड, सॉरी, ये है आपकी ब्लड की कैपिलरीज। अब हम क्या करेंगे, एयर में से ऑक्सीजन को इसके अंदर डालेंगे और CO2 को लंग के अंदर डालेंगे और फिल्टर करके उसको गैस का एक्सचेंज करेंगे। तो हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जनरली क्या होता है, अगर आप यहाँ देखना चाहें, जूम करके आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट था, हार्ट के इस तरफ भी लंग था, इस तरफ भी लंग था, वही बताया गया है। हार्ट से आपका ब्लड का फ्लो होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे ये गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और CO2 इसके अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन को लिया जा रहा है। ये आपकी वेन्स है, ये आर्टरी है। ठीक है, तो हमारे वेन्स क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड होते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन के नंबर्स कम होते हैं कंपैरेटिवली ऑक्सीजनेटेड यानी कि आर्टरी के। ठीक है, तो यहाँ हम समझेंगे, मान लीजिए ये आपका लंग का हिस्सा था। ठीक है, फिर हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर हम डिटेल में जाएंगे। ये आपका लंग का हिस्सा, ये लंग था मान लीजिए, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये मान लीजिए आपका लंग था। ठीक है, ये लंग है। ठीक है, और लंग में आपके यहाँ मैंने एक पार्ट ले लिया है केवल एल्वियोली का। किसका पार्ट हमने ले लिया है, सिर्फ एल्वियोली का। और यहाँ आपने एयर को इंस्पायर किया, अंदर एयर आया एल्वियोली में। ठीक है, और एक्सपायर करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो बचा हुआ एल्वियोली है वो क्या करता है, एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, 104 mmHg। ठीक है, और एल्वियोलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg कम होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है, लिविंग एल्वियोलर कैपेसिटीज, तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन को डाला जा रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन को डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ ब्लड का जो वो अमाउंट है वो है ऑक्सीजन का 95 mmHg और CO2 का जो है पार्शियल प्रेशर की बात की जा रही है वो आपका 40 mmHg है। ठीक है, ये सिस्टमेटिक आर्टरीज हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन का सेम अमाउंट रहेगा जैसा कि यहाँ था। ठीक है, फिर क्या होती हैं, ये ऑक्सीजन अब जाती हैं वेन्स में। ठीक है, तो यहाँ CO2 का नंबर बढ़ जाता है। इस तरीके से ये ब्लड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, सेम यही डायग्राम यहाँ भी दिखाया गया है। ये यहाँ पे एक्सचेंज दिखाया गया कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है। मान लीजिए ये आपका एल्वियोली है। ठीक है, ये यहाँ पे एल्वियोली है। एल्वियोली से क्या हो रहा है कि एल्वियोलर वॉल है, थिक वॉल्ड होती है, लेकिन इस पे स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है। इस तरीके से स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है, और ब्लड में भी स्क्वामस एपिथेलियम की लाइनिंग, जिसको कि एंडोथेलियम कहते हैं, वो पाई जाती है, ताकि गैस का एक्सचेंज बहुत आसानी से हो सके। ठीक है, जितनी पतली लेयर रहेगी, जितनी सुटेबल रहेगी, उतनी ही आसानी से जाएगा गैस। ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन है, RBCs है, रेड ब्लड सेल हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम यही RBC करती हैं। ठीक है, इन्हीं RBC में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं CO2 जो है उसको इसके अंदर RBC के अंदर डाल दिया जा रहा है, ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी करके वेन्स, पल्मोनरी वेन्स जो कि एक्सेप्शनल वेन होती है, पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसके थ्रू बॉडी तक पहुंचाया जाए। ऑक्सीजन यहाँ एंटर कर जाता है और CO2 को लंग्स में वापस भेज दिया जाता है। CO2 एंटर्स इन एल्वियोलस, एंटर करता है एल्वियोली में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, गैस को, CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। इसी प्रोसेस को यहाँ रिटन फॉर्म में बताया गया है कि क्या होता है। ठीक है,
दो लेवल पे होता है, ठीक। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसे हम पल्मोनरी गैस एक्सचेंज भी कहते हैं। दो तरीके का होता है, एक होता है पल्मोनरी गैस एक्सचेंज जिसको कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको कि हम सिस्टेमिक गैस एक्सचेंज कहते हैं। इसका मतलब है ये है, इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो मैं डायग्राम बना रही हूँ उसको आप जरूर देखेंगे, इसको मैं अपने नोट्स से समझाती हूँ। इसके बारे में बताया गया है, एक होता है पल्मोनरी गैस एक्सचेंज जिसको कि एक्सटर्नल कहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल, और दूसरा होता है सिस्टेमेटिक गैस चेंज जिसको कि इंटरनल कहते हैं। इसको आप लिख लेंगे ताकि भूलें ना, इंटरनल। यहाँ पे क्या होता है, ये किसके किसके बीच में होता है, ये एल्वियोली, ठीक है, बिटवीन एल्वियोली मतलब इसके एल्वियोली और पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज, ये जो पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज हैं इनके बीच में होता है, ठीक है। पल्मोनरी ब्लड कैपिलरीज ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं। पल्मोनरी कैपिलरीज क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे अंदर डाला जा रहा है और CO2 को ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाला जा रहा है, उल्टा काम हो रहा है। ऑक्सीजन को एल्वियोली के अंदर, ठीक है, और CO2 को ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाला जा रहा है। और सिस्टेमिक गैस एक्सचेंज में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो सिस्टमिक सिस्टम क्या करता है, बॉडी तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को, तो ये क्या होता है, ब्लड को बॉडी तक पहुंचाता है। यहाँ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, और टिश्यू लेवल पे हो रहा है, मतलब ये ब्लड की कैपिलरीज हैं और टिश्यू का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ लंग से एक्सचेंज क्या होता है, लंग में ऑक्सीजन को और CO2 को पल्मोनरी कैपिलरीज का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे टिश्यू लेवल में ऑक्सीजन टिश्यूज में डाला जाता है और CO2 को सिस्टेमिक कैपिलरीज में डाला जाता है, और ये सिस्टेमिक कैपिलरीज फिर लंग्स में डाल देंगी और वो एयर प्योरीफाई हो जाता है। तो इस लेवल पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अगर सेम चीज़ को यहाँ एक ब्यूटीफुल से हैंडमेड डायग्राम से समझना चाहें तो जो अभी मैंने ऊपर बताया है सेम वही चीज़ है, ठीक है। एल्वियोली है, यहाँ पे पल्मोनरी एक्सचेंज हो जा रहा है। यहाँ पे जो आपका ये वाला एक्सचेंज है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्वियोली और कैपिलरी के बीच में हो रहा है, तो मतलब यहाँ पल्मोनरी गैस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। पल्मोनरी गैस एक्सचेंज में O2 को यहाँ पे अंदर डाला जा रहा है और CO2 को क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, ठीक है। CO2 को अंदर इसमें कैपिलरीज में लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से DOB का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ भेजा जाता है, यहाँ वापस भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पल्मोनरी वेन की बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल 100 mmHg है और PCO2 का लेवल क्या है, 40 mmHg है, ठीक। और ऑक्सीजनेटेड वाले में भी O2 का क्या है, कम है और CO2 का लेवल ज़्यादा है। सेम उसी तरीके से जब सिस्टेमिक सर्कुलेशन आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके सिस्टेमिक जो वेन्स ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के लेवल पे हो रहा है। तो यहाँ से क्या किया जा रहा है, CO2 को लिया जा रहा है, CO2 को अंदर इसमें भेजा जा रहा है कैपिलरीज में, ताकि ये राइट ऑरिकल में जा सके जहाँ ब्लड को प्योरीफाई किया जा सके, और टिश्यू में ऑक्सीजन को भेजा जा रहा है। तो जब ये सिस्टेमिक आर्टरीज होती हैं तो यहाँ ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम, ठीक है। सेम जब सिस्टेमिक वेन होती हैं तो वेन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, CO2 का ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो तरीके का मैंने आपको समझाया, एक पल्मोनरी गैस एक्सचेंज हो जाता है, एक जब एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है तो वो होता है पल्मोनरी एक्सचेंज, और जब सिस्टेमिक एक्सचेंज होता है तो सिस्टेमिक एक्सचेंज जो होता है वो आपके सिस्टेमिक ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में होता है, ठीक। तो ये ब्यूटीफुल सा डायग्राम था। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया गया है, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो RBC से लगभग 97% ये इसका अमाउंट पूछा जाता है। RBC के थ्रू आपने देखा है कि ब्लड में ऑक्सीजन इस तरीके से कैपिलरीज उसमें RBC, और RBC ही ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं। तो हीमोग्लोबिन से 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, और डिजॉल्व प्लाज्मा जो पाए जाते हैं ब्लड में उसके थ्रू से केवल 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट CO2 की बात करें तो डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू 7% चेंज करेगा वाया HCO3 आयन के फॉर्म में, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। ये 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है। आप ये फॉर्मूला काफ़ी कार्बोनिक एनहाइड्रेज का यूज़ करके हम ये प्रोसेस करते हैं। सबसे तेज एंजाइम होता है, जब मैंने एंजाइम पढ़ा था तो उसके थ्रू होता है। और वाया कार्बोनियम हीमोग्लोबिन से 23%, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा किसके थ्रू होता है, हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 सबसे ज़्यादा कार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है, ठीक।
तो सारी चीज़ें जो मैंने चार्ट के फॉर्म में बताई वही लिखा हुआ है। तो पहला है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, पहला वाला। इसमें क्या होता है, इट अकर्स बिटवीन एल्वियोलर कैपिलरीज अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये किसके बेस में होता है, एल्वियोली और पल्मोनरी ब्लड के बीच में होता है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एल्वियोलर गैस, जो कि जिसका जो ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो 104 mmHg होता है। ये डिफ्यूज होता है ब्लड में पल्मोनरी कैपिलरीज में, जहाँ पे ऑक्सीजन केवल 40 mmHg होता है रेस्ट के टाइम पे, ठीक है। फिर ये जो प्रोसेस है ये पैसिवली होता है, मतलब यहाँ कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, डिफ्यूज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आसानी से चला जाता है, ठीक है। फ्रॉम द एरिया वेयर इट वाज ग्रेटर पार्शियल प्रेशर, अब यहाँ पे जो आपकी मान लीजिए ये है एल्वियोली और यहाँ एल्वियोली के नीचे ये है कैपिलरीज, तो इसका जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है 104 है और इसका कम है तो ये इसी तरीके से पैसिवली आसानी से चले जाएगा, ठीक है। द ग्रेटर इन डिफरेंस पार्शियल प्रेशर द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी आसानी से डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी तेज डिफ्यूजन होता है। सिमिलरली PCO2 जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, मतलब यहाँ पे कितनी होती हैं, यहाँ पे 45 mmHg होती है, ठीक है। किसकी, पार्शियल प्रेशर CO2 का। CO2 तो यहाँ भी है लेकिन उसका पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है। और ये रेस्ट के टाइम की बात हो रहा है। और जो PCO2 लेवल है ये मैंने उल्टा बना दिया। यहाँ पे कह रहा है कि जो PCO2 एल्वियोलर कैपिलरीज का होता है वो 45 mmHg होता है, ठीक है। और एल्वियोलर एयर का क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरीज का जो है 45 होगा लेकिन एयर का कितना होता है, 40 ही होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 डिफ्यूज फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वियोलर कैपिलरी, जिसकी वजह से जो CO2 है वो इसके अंदर चला जाता है। तो ये वाला कौन, यही इसी एक्सचेंज में मैंने चार्ट में बताया कि इसमें क्या होता है, CO2 एल्वियोली के अंदर जाता है और ऑक्सीजन एल्वियोलर कैपिलरीज से पल्मोनरी कैपिलरीज में आ जाता है और CO2 एल्वियोलर कैपिलरीज में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज इनटू एल्वियोली अंटिल CO2 ऑफ ब्लड लोअर्स एट 40 mmHg, जब तक कि वो 40 mmHg तक नहीं आ जाएगा 45 से, तब तक ये एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। आफ्टर इंस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्लड फ्रॉम एल्वियोलर कैपिलरीज दैट लीव्स द लंग एंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रियम, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। इस वाले की बात की जा रही है, लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर 95 mmHg और CO2 का 40 mmHg हो जाता है। दिस ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी, और ये वाला ब्लड कहाँ जाता है, डिफरेंट सेल ऑफ द बॉडी को जाता है, ठीक है, जहाँ पे उसका सेम ही अमाउंट रहता है। थ्रू आयोटा के थ्रू जाता है, विच कॉन्टिन्यूज विथ सिस्टेमिक आर्टरीज एंड फाइनली सिस्टेमिक कैपिलरीज, जो कि सिस्टेमिक आर्टरी में जाती है, फिर वहाँ से सिस्टेमिक कैपिलरीज में चली जाती है और वहाँ से टिश्यू का एक्सचेंज होता है टिश्यूज में के, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन और सिस्टेमिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, इट अकर्स बिटवीन सिस्टेमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू, जो कि मैंने ऊपर बताया। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया है आपको। डायग्राम आप बना लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि पार्शियल प्रेशर है एक चार्ट के फॉर्म में, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्या होता है। एटमॉस्फेरिक एयर कितना होता है और एल्वियोली में ऑक्सीजन का लेवल कितना होता है, उसके CO2 का लेवल कितना होता है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी गैस है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बताया गया है, यहाँ CO2 का लेवल बताया गया है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ CO2 का लेवल बताया गया है और ऊपर बताया गया है कि किस जगह पे कौन सा है, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन की, तो एटमॉस्फेयर में अभी जैसे आप जहाँ बैठे होंगे आसपास में एटमॉस्फेयर है, वहाँ का एयर 159 होता है, ठीक है। एल्वियोली का ऑक्सीजन कम होता है, 104 होता है, इसीलिए बाहर से अंदर एयर आप ले पाते हैं सांस के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये 40 होता है, ठीक है, 40 होगा, तभी तो ये जब इसका प्रेशर कम होता है तभी तो ये 104 से यहाँ जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये ज़्यादा हो जाता है इसकी मात्रा, ठीक है। और टिश्यू लेवल में 40 हो जाता है, तभी तो CO2 को बाहर भेजा जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आता है, ठीक है। CO2 का लेवल क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 होता है, एल्वियोली में 40 होता है, mmHg में होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये 45 होता है, ज़्यादा होगा तभी वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये कंपैरेटिवली कम होगा तभी वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। और टिश्यू लेवल में ये 45 होता है तभी एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। CO2 बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आता है, ज़्यादा से अंदर की तरफ, ठीक है।
तो ये होता है, यहाँ से इस चार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ठीक है। अभी तक आपने पढ़ लिया। तो हमने पढ़ा कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। यही हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साइड बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बताएगा और ऑक्सीजन को कैरी करता है। इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन 2 वेज, ठीक है। 2 वे से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। एक ऑक्सीजन जो ब्लड की प्लाज्मा में डिजोल्व हो 3%, और दूसरा ऑक्सीजन जो वाटर किसके थ्रू जाता है, आरबीसी के थ्रू 97%, ठीक है। तो ऑक्सीजन डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगा वाटर में। ओनली अबाउट 3% इनहेल्ड ऑक्सीजन गेट डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा, केवल 3% का ट्रांसपोर्ट ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है। ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, और 97% ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। इसी वजह से इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। ये यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। यहाँ चार्ट भी दिया है किस तरीके से होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा और उस ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से एक आरबीसी में यहाँ हीमोग्लोबिन, और यहाँ से इस तरीके से ऑक्सीजन इससे आके बाइंड कर जाते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एज अ हीम, हीमोग्लोबिन हैज ए हीम, हीमोग्लोबिन में हीम पाया जाता है जिसको कि आयरन कहते हैं, जिसके पास 4 एटम्स होते हैं आयरन के, ठीक है। पार्ट आयरन विच हैज 4 एटम्स ऑफ आयरन, जिसके पास 4 एटम्स आयरन के होते हैं, एंड अ प्रोटीन कॉल्ड ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से बना होता है, एक आयरन वाला पार्ट, दूसरा ग्लोबिन पार्ट, ठीक है। आयरन जो होता है वो Fe2+ फेरस के फॉर्म में पाया जाता है, एंड ईच एटम ऑफ आयरन इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और हर Fe के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि यह ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड कर सके। दस जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो एक हीमोग्लोबिन से क्या होते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है। अभी मैंने बनाया भी था। तो एक हीमोग्लोबिन 1 Hb कैन बाइंड विथ 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। एक बात याद रखिए कि इसी वजह से आपके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ताकि ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए स्पेस मिल सके। तो Fe+, एक ऑक्सीजन से, दूसरा 4 Fe+ है, फेरस आयन है, ठीक है। याद रखिए Fe2+, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, Fe2+, Fe3+ किससे बाइंड करता है, तो Fe2+ से बाइंड करता है। एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन से, एक फेरस एक ऑक्सीजन से, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे से, 4 ऑक्सीजन बाइंड करके चले जाएंगे। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब इससे ये बन सकते हैं और इससे ये बन सकते हैं, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज वीकली एसिडिक, ये वीकली एसिडिक होता है। इट बाइंड्स टू पोटेशियम आयन टू फॉर्म के, जिसकी वजह से पोटेशियम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बना लेता है, ठीक है, और बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं, नॉर्मली जो है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन वो 1.34 ml ऑक्सीजन एक नॉर्मल पर्सन में होता बाइंड करता है। अबाउट 50 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछता है कि नॉर्मली 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है नॉर्मल पर्सन में, ठीक है, और 50 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक। दस ऑन एन एवरेज 100 ml ऑफ द ब्लड इन पल्मोनरी वेन्स कैरी 20 ml, यानी कि 19.4 ml, दैट इज 97% ऑफ बॉइंड हीमोग्लोबिन को ये कैरी करता है, ठीक है। और 0.6 ml यानी कि 3% कौन कैरी करता है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। आपके ब्लड में आरबीसी और प्लाज्मा दोनों पर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा सब कुछ पाया जाता है, ठीक है। तो जो आरबीसी है वो क्या करता है, 97% कैरी करता है, प्लाज्मा 3% ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। At this level, only 25% oxygen is unloaded from 20 ml oxygen carries by 100 ml of blood. In other words, 5 ml of oxygen is transported to the tissue by 100 ml of blood. ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहें तो 5 ml of oxygen को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू को। 5 ml of oxygen is transported to tissue by 100 ml of blood. 100 ml of blood 5 ml of oxygen को क्या करता है, टिश्यू तक आपके ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और दूसरे वर्ड में कहा तो 25% ऑक्सीजन अनलोड हो जाता है फ्रॉम द 20 ml ऑक्सीजन कैरीड आउट बाय 100 ml, ठीक। दिस मीन्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू आर सेंट टू द हार्ट वाया सिस्टेमिक वेन्स दैट कैरीज 50 ml ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यू से
हार्ट को भेजा जाएगा, ठीक है, सिस्टमिक वेन्स के थ्रू, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड है यानी कि उसमें ऑक्सीजन की नंबर कम है, तो 50 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है 100 ml ऑफ ब्लड का लंग कहाँ सेंड किया जाता है, फिर दैट कैरीज 50 ml ऑफ ऑक्सीजन इन 100 ml ऑफ ब्लड विच आर देन सेंट टू द लंग्स, फिर उसके बाद उसको लंग्स में भेजा जाता है। दस इन द लंग्स ओनली 5% ऑफ ऑक्सीजन इज लोडेड, जिसकी वजह से 100 ml में से केवल 5% ही लोड हो पा जाता है, बाकी 50 ml कहाँ भेज दिया जाता है, हार्ट को प्योरीफाई करने के लिए सिस्टमिक वेन्स के थ्रू आपके राइट वेंट्रिकल को भेज दिया जाता है। बाकी 5 ये यहाँ पे अनलोड हो जाता है, ऑक्सीजन अनलोड हो जाता है, ठीक है। और लोडेड ऑक्सीजन जो है वो 5%, ओनली 5% ही 100 ml का ऑक्सीजन लोड करके आपके लंग्स से जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज सेल जो है आपका ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से PO2 जो होता है टिश्यू लेवल डिक्रीज कर जाता है। ब्लड एट टिश्यू लेवल हैज़ ओनली 4.4 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अबाउट 50 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर जो है ऑफ ऑक्सीजन का, उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PO2, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। जितना हायर पार्शियल प्रेशर होता है, हायर बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की। जितना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो है सेड टू बी फुल्ली सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन व्हेन रेड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक हीमोग्लोबिन है, दिस इज अ हीमोग्लोबिन, और इससे क्या हो, एक हीमोग्लोबिन दूसरा, ये दूसरा हीमोग्लोबिन, ये दूसरा हीमोग्लोबिन, ठीक है, और ये तीसरा हीमोग्लोबिन। तो इसको फुल्ली सैचुरेटेड नहीं कहा जाएगा जब तक ये चौथे से बाइंड ना कर ले। नाउ दिस इज फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके लिए पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए और नीचे वाले का कम होना चाहिए, ताकि सिंपली पैसिव डिफ्यूजन कर सके। जब हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इसको 100% सैचुरेटेड कहते हैं। वेयर एज 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिनोट्स दैट ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज बाउंड ओनली 2, और जब केवल 2 से बाइंड किया रहता है तो इसको 50% सैचुरेटेड कहते हैं, और जब चारों से बाइंड कर लेता है तो उसको फुल्ली सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। जो परसेंट सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो एक एवरेज सैचुरेशन माना जाता है हीमोग्लोबिन का विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की, ठीक। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ हम समझते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन बाइंड करता है। देखिए, अगर आपका केवल 2 ऑक्सीजन बाइंड किया है, 2 ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, देन इट इज नोन एज हाफ पार्शियली सैचुरेटेड। मतलब जब 50% होता है, ठीक है, 50%, ठीक है, 100% जब हो जाता है तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन सिस्टमेटिक आर्टरीज चला जाता है, सिस्टमिक आर्टरीज, ये फुल्ली सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व है वो क्या करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इलस्ट्रेट दैट रिलेशनशिप बिटवीन द परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड PO2, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच के ये सच परसेंट सैचुरेशन को बताता है। दैट इज रिप्रेजेंट द रेट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, रेट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को बताता है। अगर यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हियर द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2 इन mmHg। यहाँ पे हम परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को किसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का। ये परसेंट सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का और ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। फिर जब ये 50% होता है तो ये क्या होता है, पार्शियली सैचुरेटेड। 100% पे ये होता है फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है। ये जो कर्व है ना, विच गिव्स एस शेप्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व और सिग्मोइड कर्व, सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज नॉट शोन बाय स्ट्रेट लाइन, इट मींस दिस रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो है आपका ये जो कर्व बताया गया है कि ये क्या बनाया गया है, एस शेप का कर्व, इस तरीके के एस शेप का कर्व यहाँ बन रहा है ना, एस शेप का कर्व। सीधा तो नहीं बन रहा है इस तरीके से सीधा, तो ये कह रहा है कि ये सिंस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इज नॉट शोन बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के द्वारा नहीं दिखाया गया है, इट मीन्स द रेट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो जो रेट होता है सैचुरेशन का, कब 50% होगा, कब 100% होगा, ये कांस्टेंट नहीं होता है। इसलिए एक एस शेप का कर्व या सिग्मॉइड के शेप का कर्व होता है जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच के रिलेशन को बताता है, और उसी को हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, ठीक है।
एस शेप का होता है, सिग्मॉइड कर्व होता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है। यहाँ आप एक देखेंगे कि 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। द गिवन फिगर शो द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। एक चीज आप यहाँ नोट करके लिखेंगे, NOTE नोट, की जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 200 to 250 100 टाइम्स मोर एफिनिटी, मतलब इसके अंदर ज्यादा एफिनिटी होती है टू बाइंड हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन से 200 से 250 गुना उसके पास ज्यादा ताकत होती है कि अगर ऑक्सीजन की जगह आप कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अगर COHB बना, ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा। अगर COHB बना तो ये मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ये फिगर जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व को बताती है, ठीक है। यह हमने इसको देखा। और इस ऑक्सीजन डिसोसिएशन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। दिस फैक्टर इन अफेक्ट शिफ्ट इंटायर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। मान लीजिए ये जो फैक्टर हैं, अगर इसमें से कोई भी अप्लाई हो गया, जिनके नाम मैं ले रही हूँ, तो ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, जो कि एस शेप का, आप सिग्मॉइड शेप का देख पा रहे थे, ठीक है, ये क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये जो है, इसको आप बनाएंगे भी, अगर मान लीजिए ये था आपका जनरल वाला, ठीक है, ये सिग्मॉइड एस शेप का कर्व था और ये रहा जनरल वाला, ठीक। अगर मैं कलर चेंज करती हूँ, अगर ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, तो इसकी जो होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व की एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है, हायर एफिनिटी। अगर ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ, हायर एफिनिटी, इस चीज़ को आप बनाएंगे, ये नोट्स में नहीं आपके, वैसे हैंड रिटन वाले में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ये राइट में शिफ्ट हुआ, ठीक है, इस तरीके से राइट में शिफ्ट हुआ, तो इसकी लोअर एफिनिटी होती है, लोअर एफिनिटी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं, इसको समझेंगे। सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर क्या होता है ऑक्सीजन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व के। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कर्व, एसोसिएशन डिसोसिएशन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बाइंड करने की एफिनिटी ज़्यादा होगी। और अगर ये कम होगा तो उसकी एफिनिटी ज़्यादा कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जिससे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे ये घटेगा, ठीक, सिंपली। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये यूनिवर्सली 1/, है, ठीक है। तो अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की एफिनिटी घटेगी, ठीक है। और इसी का उल्टा, अगर हीमोग्लोबिन H+ आयन का कंसंट्रेशन घटेगा तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की, एफिनिटी बाइंड करने का मतलब जितना अधिक जुड़ेगा वो बढ़ेगी, ठीक। पीएच भी इफेक्ट करता है। पीएच अगर हाई होगा, ठीक है, तो कर्व शिफ्ट करेगा, हाई होगा मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर पीएच इंक्रीज होगा, ठीक है, तो कर्व भी इंक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कर्व की एफिनिटी बढ़ेगी। और डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगी। इसी इफेक्ट को हम बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, अभी पढ़ेंगे हम, बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। एसिडिटी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एसिडिटी इंक्रीज करेगी तो एफिनिटी डिक्रीज करेगी, एसिडिटी डिक्रीज करेगी तो एफिनिटी इंक्रीज करेगी। यूनिवर्सली का मतलब यही होता है, उल्टा रिलेशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें भी ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इंक्रीज करेगा तो एफिनिटी डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगा तो एफिनिटी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर की बात करें, ये भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम ही प्रोसेस होगा। बीपीजी होता है जिसको कि आप कहते हैं 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, बीपीजी, ठीक है। इफ बाइंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, अगर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन कर्व शिफ्ट हो जाएगी राइट, मतलब अगर ये इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगी, और अगर ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करेगी। सिंपली आप यही समझ लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स का रिलेशन होता है उल्टा, अगर ये वाला मॉलिक्यूल बीपीजी ज़्यादा हो रहा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से नहीं बाइंड कर पाएगा ज़्यादा, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाएगा, यही इसका रिलेशन होता है, ठीक। आगे हम नोट्स से पढ़ेंगे।
यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन पाया जाता है, ऊपर भी लिखा है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है। नोट में लिखवाया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 से 250 टाइम एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से। अगर ऑक्सीजन की जगह आप कार्बन मोनोऑक्साइड देंगे तो वो जल्दी से बाइंड कर लेगा, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 1.34 ऑक्सीजन होता है, ऊपर मैंने बताया है। 100 ml हीमोग्लोबिन में अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। लेकिन 20 में से केवल 20 ml में से केवल 97% हीमोग्लोबिन कैरी करता है और 3% प्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पे कर्व बताया गया है, बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एफिनिटी, अभी मैंने पीएच का इफेक्ट बताया है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पे। तो अगर इफेक्ट ऑफ पीएच ऑक्सीजन की एफिनिटी पे है तो उसे हम क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं। इफेक्ट ऑफ CO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू डिसोसिएट ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू सिस्टमिक टिश्यू। इफेक्ट ऑफ CO2 जो है, अगर वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर दे रहा है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर दे रहा है सिस्टमिक टिश्यू में, ये इफेक्ट क्या कहलाता है, बोहर्स इफेक्ट। बोहर ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कहते हैं। ये रिलेटेड होता है सिस्टमिक कैपिलरी से। P50 वैल्यू मतलब सेचुरेशन वैल्यू, 50 का मतलब क्या था, 50%, 2 ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन से बाइंड कर चुके हैं। P50 वैल्यू यहाँ हाई होती है, मतलब हाफ सेचुरेटेड हो जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन कर्व इसमें शिफ्ट हो जाता है राइट की तरफ, मतलब एफिनिटी घट जाती है राइट की तरफ। मैंने बताया था ना कि शिफ्ट लोअर एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से वीकली बाइंड करेगा, और जब लेफ्ट शिफ्ट होता है तो ये टाइटली बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन। हल्डाने इफेक्ट की बात करेंगे, लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हायर अमाउंट ऑफ CO2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इसको कहते हैं हल्डाने इफेक्ट। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो एफिनिटी है वो कम हो गई है और CO2 का नंबर ज़्यादा हो गया कैरिंग ब्लड में कैरिंग कैपेसिटी में, तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो डिसोसिएट करता है CO2 को फ्रॉम HCO3 एंड कार्ब हीमोग्लोबिन। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में जाता है, ठीक है। रिलेटेड टू ये पल्मोनरी कैपिलरीज से रिलेटेड होता है। यहाँ P50 वैल्यू लो हो जाती है, O2 हीमोग्लोबिन एसोसिएशन कम हो जाता है, कर्व शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ, एफिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक। क्लोराइड शिफ्ट एक वर्ड आता है, तो याद रखिए कि जो आपका अगर मैं दिखाना चाहूँ आपकी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में, तो क्या होता है जब आपका आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो है थ्रू टिश्यू कैपिलरीज से जाता है तो CO2 जो होता है डिफ्यूज डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम टिश्यू सेल इनटू ब्लड। तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे इस तरीके से टिश्यू से CO2 यहाँ बाहर अंदर चला जाता है और टिश्यू में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। जब पार्शियल प्रेशर कम होगा तभी CO2 का जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ से वो कम की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ज़्यादा करेगा और यहाँ पे अंदर चला जाएगा। CO2 ट्रांसपोर्ट होता है इनटू ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू लंग। ये CO2 ट्रांसपोर्ट कहा होता है ब्लड में, फिर फ्रॉम टिश्यू टू लंग, टिश्यू से फिर लंग तक जाएगा, ठीक। 3 वेज में, एक डिजॉल्व फॉर्म में CO2 जो 7% होता है CO2 डिजॉल्व प्लाज्मा में, ठीक है। CO2 इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्युबल होता है प्लाज्मा वाटर में, तो इसलिए 7% जाता है, जबकि ऑक्सीजन 3% ही जा रहा था। ग्रेटर पोर्शन ऑफ टोटल जो CO2 है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा प्लाज्मा के थ्रू जाएगा, ठीक है। और सेकंड होता है कार्ब अमीनो एसिड के फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है 23% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो ग्लोबिन पार्ट है, हीमोग्लोबिन का 2 पार्ट था ना, एक था हीम पार्ट जिसमें आयरन ऑक्सीजन बाइंड कर रहा था, दूसरा था ग्लोबिन पार्ट। तो ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन से के ब्लड से कंबाइन करके कार्ब अमीनो कंपाउंड बना लेगा। HB दैट बाउंड CO2 टर्म्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, HbCO2 बना लेगा ये, लेकिन ग्लोबिन वाले पार्ट से बाइंड करेगा, प्रोटीन पार्ट से। हीम वाले पार्ट से तो ऑक्सीजन बाइंड कर रहा था, तो ये 23% कैरी करता है। और थर्ड है सबसे ज़्यादा एज अ बाई कार्बोनेट आयन, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 70% ट्रांसपोर्ट होता है बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, HCO3 के फॉर्म में। ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड बना लेगा, H2CO3 बना लेगा। वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके H2CO3 बना देगा, जो कि बाद में इमीडिएटली टूट के HCO3- बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बना लेता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन है स्लो होता है प्लाज्मा में, लेकिन RBC में काफ़ी फास्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज CA जिसको कहते हैं, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है। ये इस काम को बहुत जल्दी जल्दी कराता है, इसलिए RBC में बहुत तेजी से होता है क्योंकि RBC में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में H2CO3 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर जल्दी से ही H+ HCO3- फॉर्म में टूट जाता है। एक्शन जो है
अगर इसके एक्शन को कम करने वाला भी एक चीज़ होती है जिसको कि कहते हैं एसिटाजोलामाइड, ये इसके कार्बोनिक एनहाइड्राइड के एक्शन को कम कर देता है। इन दिस एक्सचेंज क्लोरीन आयन इन एंड HCO3 माइनस नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। ये जो एक्सचेंज होता है ना गैसेस का, इसमें क्या होता है, क्लोराइड आयन अंदर चला जाता है और HCO3 माइनस बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, अभी समझेंगे क्लोराइड शिफ्ट। इसीलिए मैंने पहले कार्बन डाइऑक्साइड का आपको एक्सचेंज पढ़ाया, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ नेगेटिव आयंस विच मेंटेन्स इलेक्ट्रिक बैलेंस बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड RBC साइटोसॉल नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। एक्सचेंज होना नेगेटिव आयंस का किस लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल बैलेंस बना के रखे ब्लड प्लाज्मा और RBC के साइटोसॉल के बीच में, उसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। इसे हैम्बर्गर्स इफेक्ट, इसे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। इसमें देखिए मैंने बताया ना कि HCO3 माइनस ये RBC है, ये RBC में ये प्रोसेस हो रहा है, RBC के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो HCO3 माइनस ये बना, ये तुरंत क्या होता है, पहले ये HCO3 बनता है, फिर ये H प्लस HCO3 माइनस में इमीडिएटली चेंज हो जाता है। यही HCO3 बाहर चला जाता है ब्लड RBC के, और वहाँ पे क्लोराइड आ जाता है ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। और इस रिएक्शन को कराने में जो एंजाइम हेल्प करता है उसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज CA। इसके बारे में आप ब्लड वाले चैप्टर में ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर P50 क्या होता है, इट इज़ अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड। जब 50% दो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर दे उसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इसकी वैल्यू 20 mmHg होती है। और P50 क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की। अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो एफिनिटी कम, और अगर पार्शियल प्रेशर कम तो एफिनिटी ज़्यादा, ठीक। P50 इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कर्व डिसोसिएट करेगा टिश्यू लेवल पे, ठीक है। और अगर ये डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग वाले के बारे में बताया गया है, तो आप चाहें इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से होता है। इस तरीके से CO2 आता है, डिजॉल्व CO2 होता है, ये स्लो H2CO3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। RBC में ये काफ़ी तेज़ी से होता है, प्लाज्मा में ये बहुत धीरे हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं, यहाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज मिल गया, तो यही प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। इसमें से HCO3 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अंदर क्लोरीन आयन आ जाता है इलेक्ट्रिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए। ब्लड कैपिलरीज के अंदर हो रहा है प्लाज्मा और बाहर ब्लड कैपिलरीज, प्लाज्मा यहाँ यहाँ यहाँ, और ये रहा RBC, ठीक। होपफुली मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है। और कुछ डिसऑर्डर के बारे में अगर आप जानना चाहें तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कफ होता है, इसमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, स्नीजिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन होता है, यानिंग लो ऑक्सीजन टेंशन, तो आप जमा ही लेते हैं बार बार, हिकअपिंग मतलब आपको हिचकी आना, नॉइजी इंस्पिरेशन ड्यू टू मस्कुलर स्पैज़म और डायाफ्राम, तो आपको हिचकी किसी के याद करने से नहीं आती है, आपके डायाफ्राम में मस्कुलर स्पैज़म हो जाता है जिसकी वजह से हिकअपिंग होती है, ठीक है। फिर ब्रोंकाइटिस हो जाता है, आपके ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, ये एक्यूट होता है जिसमें चेस्ट कोल्ड हो जाता है, और क्रोनिक होता है तो डेथ तक भी हो जाती है, ठीक है। ब्रैंकियल अस्थमा का हो जाना, एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। इसके सिम्टम दिए गए हैं, कफिंग, रीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, फटीग, एंजाइटी, एम्फाइसेमा, डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल का हो जाना, न्यूमोनिया, आपकी एल्वियोली में फ्लूइड का फिल्ड हो जाना, ठीक है। और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एयर फ्लो इसमें रुक जाता है, नैरो हो जाता है एयरवेज। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स अफेक्टेड होती हैं, इसमें कफ, डिप्निया, हेमोपाइटिस, लेथर्जी, एनॉक्सिया, ये सब होता है। फिर होता है आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जिसमें सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस आते हैं। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जिसमें निया वर्ड लगा रहता है, तो वो ऑक्सीजन से रिलेटेड कैसे हो सकते हैं। अगर एपनिया है तो एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, यूपनिया मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, हाइपोनिया मतलब इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, सॉरी डिक्रीज्ड कम, डिक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट, हाइपर का मतलब इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, डिस्पनिया का मतलब पेनफुल ब्रीदिंग, जब सांस लेने में आपको दर्द हो, ऑर्थोपनिया का मतलब इनएबिलिटी ऑफ ब्रीथ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप ब्रीथ ही ना कर पाएं। तो होपफुली मैंने आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। 3 लेक्चर्स इसके हैं, तीनों आप देखेंगे तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। आपका एक सिंगल टॉपिक नहीं बचा है जो कंप्लीट ना हुआ हो, सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप यहाँ से वीडियो पढ़ के जाते हैं तो आपके चाहे ऑप्शनल पूछे चाहे रिटन पूछे, आप हर तरीके से पेपर को कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हेलो एवरीवन।